नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सोमवार से देश की राजधानी दिल्ली की सभी स्कूल और दफ्तर रहेंगे बंद। सीएम केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग में लिया फैसला। दिल्ली एनसीआर बना गैस चैम्बर। दूसरे दिन भी गंभीर श्रेणी में रही दिल्ली की हवा, आम जनता को हुए परेशानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों को दी सौगात। डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होंगे पैसे। जीका वायरस की रोकथाम के संबंध में शनिवार को स्मार्ट सिटी सभागार में हुई महत्वपूर्ण बैठक। जीका पॉजिटिव होंगे होम आइसोलेट। मणिपुर के चूड़ाचंद्रपुर जिले के सिंघट इलाके में शनिवार को आतंकियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर किया हमला। कमांडर समेत 5 जवान हुए शहीद। पीएम मोदी ने की निंदा। दिल्ली एनसीआर की बिगड़ी आबो हवा में सुधार के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। शनिवार को दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी से पहुंचने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आज आपात बैठक की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री संयंत्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली के मुख्य सचिव बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद फैसला लिया गया कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ वर्चुअली क्लास चलेंगी। 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का काम भी बंद किया जाएगा। साथ ही सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफ़र को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब व्हीकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो ये 4 मोटे तौर पे निर्णय लिए गए। लाल किला, जामा मस्जिद धुंध से सारोबार। शनिवार को दिल्ली की हवा का औसत AQI 500 से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक लाल किला और जामा मस्जिद धुंध से सरोवर हो गए। CPCB ने प्रदूषण से बचने के उपाय को लेकर जानकारी भी साझा की। जिन लोगों को खांसने, नाक बहने या फिर छाती में दर्द, भारीपन या इत्यादि की शिकायत हो रही है, तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श के साथ घर में ही आराम करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तरकीब निकालने को कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इस मुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जल्द कदम उठाने के लिए कहा। कोर्ट ने साथ ही कहा कि ऐसी स्थिति में तो लगता है कि घर में ही मास्क पहनकर ही बैठना होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने की तरकीब निकालने को कहा। बिगड़ी मौसमी दशाओं के बीच दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार दूसरे दिन शनिवार को जहरीली बनी रही। दिल्ली एनसीआर गैसो चैम्बर जैसा बन गया है। वहीं नोएडा लगातार दूसरे दिन देश का सबसे प्रदूषित शहर बना रहा। शहर हवा का गुणवत्ता सूचकांक 464 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली समेत गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम की हवा भी गंभीर स्तर पर बनी रही। सड़कों पर पूरे दिन धुंधकाल छाया रहा। इससे आम लोगों को इसमें सांस लेने तक की परेशानी होने लगी। पर्यावरण पर काम करने वाले एजेंसियों का कहना है कि अगले 5 दिन तक हालात बेहतर होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इस बीच प्रदूषण बेहद खराब से गंभीर स्तर की सीमा रेखा पर बना रहेगा। आज के समय में जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसमें
एयर क्वालिटी इंडेक्स को यदि आज की डेट में हम देखते हैं तो 398 के करीब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि नॉर्मल कुछ कुछ प्लेसेस पर है। बाकी कुछ प्लेसेस पे तो 400 को भी टच कर गया और उससे भी ऊपर है। तो ये जो स्थिति है ज़्यादातर देखा जाए तो उन एरियाज में ज़्यादा है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा हो रहा है और ट्रैफिकिंग ज़्यादा है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो 15 से 20% जो पोल्यूशन पिछले दिनों और बढ़ गया है, वो है पराली का जलना। मैं खुद देख रहा हूँ अपने क्लिनिक्स में, ज़्यादातर जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं उनके साथ सांस की तकलीफ के पेशेंट जो COPD के। प्रधानमंत्री मोदी रविवार त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में DPT के जरिए सीधे 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को उनके पक्के मकान के लिए पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर के बाद और त्रिपुरा की अनूठी भू जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए कच्चा घर की परिभाषा में विशेष रूप से बदलाव किया गया है, जिससे कच्चा घर में रहे इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अपने घर का पक्का करने के लिए सहायता मिल सकेगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी लाभार्थियों की पहली किस्त को उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। मणिपुर के चूड़ाचंद्रा जिले सिंघट इलाके में शनिवार को आतंकियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 86 असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। हमले में जवानों के परिवार के 2 सदस्य भी शहीद हो गए। मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह ने इस घटना की पुष्टि की है। वहीं PM मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कायराना हमले कर निंदा की है। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिभक्ताओं को जड़ से खत्म करने के हमारे संकल्प की पुष्टि करता है। पीएम मोदी ने की निंदा। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और परिवारों के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज हमले में शहीद हो गए। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं के शोक सताम परिवारों के साथ है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में शनिवार को पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस की जवानी फायरिंग में 26 नक्सली ढेर हो गए। अधिकारियों के मुताबिक यह मुठभेड़ गृहपति जंगल के धनौर इलाके में हुई। मिली जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली जिले के गृहपति के जंगलों में महाराष्ट्र पुलिस ने C-60 यूनिट के साथ मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को सराया कर दिया गया है। मुठभेड़ में 4 जवान घायल भी हो गए। जीका वायरस की रोकथाम के संबंध में शनिवार को स्मार्ट सिटी सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई। वहीं जिलाधिकारी के अध्यक्षता में हुई बैठक में अब तक की स्थिति की समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने कोरोना के तहत जीका वायरस रोगी को भी होम आइसोलेट करने, कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। निगरानी टीम के तत्काल सक्रिय पर सर्वेलांस कार्य तेज करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में जीका वायरस के 3 मामले सामने आए हैं। 2 होम आइसोलेशन में हैं जबकि 1 अस्पताल में भर्ती है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि अभी से पूरी तरह सचेत होकर नियंत्रण की कार्रवाई तेज करनी चाहिए। जहां अभी जीका वायरस का केस मिलता है उसके 400 मीटर दायरे में जीका कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। कोरोना की तरह डेंगू के बाद भी लोग जानलेवा फंगस की चपेट में आ सकते हैं। देश में पहली बार दिल्ली के एक अस्पताल में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें डेंगू से ठीक होने के 15 दिन बाद मरीज की एक आंख की नज़र ही चली गई। मरीज को मेघमुख की शिकायत नहीं थी। जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले मरीज डेंगू संक्रमित हुआ था। एक लंबे उपचार के बाद वह डेंगू से ठीक भी हो गया, लेकिन उसके बाद फंगस यानी म्यूकस माइकोसी का संक्रमण की वजह से मरीज को एक आंख से दिखाई देना पूरी तरह से बंद हो गया। डॉक्टरों के अनुसार हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान
देश भर में ब्लैक फंगस के मामले बड़ी संख्या में दर्ज हुए थे। ऐसे मामले में खास तौर पर मुद्दे में रोगी ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे थे, लेकिन डेंगू के बाद म्यूकस माइकोसिस एक नया मामला है। ऐसे में वह मरीज जो अभी हाल ही में डेंगू से ठीक हुए हैं, अगर उन्हें कोई भी नए लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टरों से संपर्क करें। आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने जिले को राज्य विश्वविद्यालय की सौगात दी। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद विश्वविद्यालय का वादा किया था। उनकी मांग काफी दिनों से की जा रही थी, जिसके बाद शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र का सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रतिनिधित्व करते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में आजमगढ़ की पहचान कट्टरता के तौर पर की जाती थी, अब जिले का नाम शिक्षा के लिए जाना जाएगा। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आपने दोबारा अधिकार दिया और अयोध्या की उसी भूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का शिलान्यास करने का काम समझते। और देखते वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनेगा जिसकी ध्वजा आसमान के साथ बात करती, ऐसा राम मंदिर बनेगा। दुनिया भर के करोड़ों भारतीयों के मन में हमारे आराध्य श्री राम का भव्य मंदिर बने, ये अपेक्षा थी। आज मोदी जी ने वो अपेक्षा को पूरा किया। सीएम योगी ने भी जनसभा को किया संबोधित। जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2007 में आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य अजीत राय को शिखबली नेशनल कॉलेज के अंदर मार दिया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गणतंत्र दिवस के मौके पर वंदे मातरम गाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद 1 महीने तक मामला दर्ज नहीं हुआ। वहीं आज इस तरह के दुस्साहस करने की किसी में हिम्मत नहीं है। आप याद करिए 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था और तब मैं यहां पर आया था। तब हम लोग आए थे यहां पर। उस समय शिखबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संघ से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन के क्या हाल हुए थे। भारतीय रेलवे में कोरोना काल में सामान्य ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के नाम से शुरू किया गया था। खबर है कि फिलहाल अब सारी स्पेशल ट्रेन और स्पेशल किराया खत्म किया जाएगा और सभी ट्रेन सामान्य रूप से चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को जोनल रेलवे को लिखे पत्र में कहा कि ट्रेन अब नियमित नंबर के साथ प्रचलित की जाएंगी और किराया कोविड से पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। अभी स्पेशल के रूप में चल रही ट्रेनों में सामान्य से 30% से ज़्यादा किराया लिया जाएगा, जो अब पहले जैसा होगा। इसके अलावा इस फैसले के बाद लगभग 1700 ट्रेन फिर बहाल होगी, जो कोरोना काल में बंद कर दी गई थी। पत्र में सभी ट्रेन कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही सामान्य रूप से चलेंगी। रविवार की एनडीए परीक्षा ऐतिहासिक होगी क्योंकि पहली बार महिलाएं इसमें शामिल होने जा रही हैं। 2 लाख से अधिक महिला उम्मीदवार पहली बार परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से शुरू हो जाएगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। यह परीक्षा इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 400 रिक्तों की भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा के संबंध में कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ आयोजित की जाएगी। वहीं सभी को फेस मास्क पहनकर आना है। परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य होगा। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज़ के साथ।